हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो आपकी क्लास रहेंगी, आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, इसका मैं कंप्लीट रिवीजन आपके लिए लेकर आया हूँ। और किस तरह से हम देखेंगे, जो आपके पास लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका एक थोड़ा सा निचोड़ लेके आऊँगा, बिल्कुल जो शॉर्ट में करेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने रहेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स जितनी रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में कवर करेंगे। रीज़न क्या रहेगा? रीज़न है एक तो आपकी जो ऑनलाइन जो क्लासेज हो रही उसमें स्टूडेंट्स के लिए सीट अवेलेबल नहीं है, तो उस करके स्टूडेंट काफ़ी परेशान है। दूसरी बात यह कि जो ग्रुप थे, ग्रुप भी ऑलरेडी लगभग सारे आपके फुल हो चुके हैं, तो कहीं भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो है मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि अब यूट्यूब के थ्रू आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो आज इंडियन पॉलिटी हम कंप्लीट इसको कर लेंगे खत्म। बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस वालों का ये हो चुका है तो उनका रिविजन यहाँ पे हो जाएगा, तो उनके लिए भी ये देखना कंपलसरी है। दूसरी बात ये है कि आने वाले समय में कुछ एग्जाम आपके देखने को मिल, चाहे एचएस की बात की जाए, चाहे आपके एनटी की बात की जाए, इसके अलावा टीचिंग एग्जाम भी आपके जो आ रहे हैं, चाहे जेबीटी क्वेश्चन की बात की जाए तो उनके लिए भी ये बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका ये पॉलिटी सेक्शन का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो जो अगर आप लक्ष्मीकांत की बात करें तो लक्ष्मीकांत में पहले तो आपके पास कुछ एक एक्ट आपके देखने को मिलते हैं, चाहे रेगुलेटरी एक्ट की बात की जाए, इस तरह के पिट्स इंडिया एक्ट की बात की जाए, उसके ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो मैंने बनाई है, तो प्लेलिस्ट में अलग से पॉलिटी का फोल्डर बनाया, वहाँ पे जाकर उसको देख लेना। बाकी उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट आपके पास मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका रहता है, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका रहता है, प्रीएम्बल आपका रहता है, इस तरह से टॉपिक आपके चलते हैं। तो यहीं से हम चीज़ों को स्टार्ट लेकर चलेंगे। तो पहले आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है वो आपका कैसे बना, किसके प्रस्ताव पे बना, इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट कुछ एक कमीशन जो रहे थे जिसके आधार पे इसको जो है बनाया गया, जिसके आधार पे आपके देखने को मिला, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले यानी कि संविधान का जो निर्माण है किस तरह से आपके देखने को मिलता है और किसके प्रस्ताव पे आपके देखने को मिला। देखिए, संविधान निर्माण संबंधी जो है एक सबसे पहले अगर बात की जाए 1942 में क्या हुआ, 1942 में एक जो है मिशन देखने को मिला, क्रिप्स मिशन, जिसके जो अध्यक्ष आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, उनकी अध्यक्षता में, जो कि एक कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटिश जो आपकी मंत्रिमंडल है उसके एक मंत्री थे जिनका नाम था आपके पास स्टेफोर्ड क्रिप्स। उनके जो है कह लीजिए कि उनकी अगुवाई में या उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन आपके लिए लाया गया 1942 में। और 1942 में क्यों ये आया था, इसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था? रीज़न था जो आपके पास वर्ल्ड वार आपके उस समय चल रहा था, जो आपके सेकेंड वर्ल्ड वार अगर आप देखिए तो 1939 से, आप सभी को पता होगा, 1939 से आपके पास 45 तक ये देखने को मिला था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी साथ साथ आप याद रखें चलना। तो इसमें देखिए क्या चीज़ें हुई कि इसमें जो है भारत का सहयोग चाहते थे, आपके पास ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों का सहयोग चाहता था, भारतीयों से सेना जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में भेजना चाहते थे। लेकिन उससे क्या था, उससे आपके जो है भारतीय आक्रोश कर सकते थे। तो ऐसे में क्या है, भारतीयों को लुभाने के लिए 1942 में एक क्रिप्स मिशन आपके देखने को मिला, जिसमें कि आपके पास डोमिनेंट स्टेट की बात की गई और भारतीयों को जो है कुछ एक प्रभुत्व देने की बात की गई, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की इसमें बात की गई 1942 के जो है क्रिप्स मिशन के अंदर। लेकिन जो है ये पूरी तरह से असफल रहा, और असफलता का कारण जो है बेसिकली आपका क्या था, तो आपकी मुस्लिम लीग ने इसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। तो उस कारण ही आपका ये लगभग असफल आपका रहा, जो कि पूरा नहीं हो सकता। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपके पास एक और कमीशन देखने को मिलता है 1946 में एक कमीशन देखने को मिला। 1946 में क्या हुआ, 1946 में आपके पास कैबिनेट मिशन आपके भारत आता है। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया, कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश पर या कह लीजिए कि इनके सुझावों पर ही आपके जो है भारतीय संविधान सभा का गठन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन आपके कब हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1946 में आपके पास किसके सुझाव पे आपके पास संविधान सभा का जो निर्माण आपके किया गया, संविधान सभा आपके अस्तित्व में देखने को मिली। तो ये आपके जो है कौन सा आया था आपके पास, कैबिनेट मिशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये चीज़ आप साथ साथ याद रखें। कैबिनेट मिशन 1946 इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके सुझाव पे संविधान सभा का गठन आपके किया गया। और कब किया गया, 9 दिसंबर 1946। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपने याद रखनी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का यहाँ पे गठन देखने को मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही गठन आपके हुआ तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति थे जो कि आपके पास सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, उनको जो है यहाँ पे इसका जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया। एक प्रश्न आपके जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में देखा गया था, एचपी सेक्रेटरीट का जो एग्जाम था, कि संविधान सभा का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो उद्घाटन में जो किसने अध्यक्षता की थी, कुछ इस तरह का प्रश्न था। तो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को आपके जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। आपके यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया इस सभा के लिए, जो उस दिन आपकी होनी थी। जो पहली बैठक आपके देखने को मिली 9 दिसंबर 1946। और उनको जो किस आधार पर बनाया गया, सबसे वयोवृद्ध यानी कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति आपके वो थे।
पहली बात। दूसरी बात कि किस देश के संविधान से इस तर्ज पे इनको जो है यहाँ पे अध्यक्षता दी गई, तो फ्रांस में इस तरह का जो प्रावधान देखने को मिलता है। तो फ्रांस की तर्ज पे यहाँ पर भी जी आपके इनको जो अध्यक्ष बनाया गया कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, तो उनको आपके अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया। हालांकि ये अस्थायी थे, और स्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को आपके जो स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आगे शब्द लगा होगा अस्थायी, फिर आपने 9 दिसंबर 1946 को आपके चुनकर आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चीज आपने थोड़ी सी याद रखनी है। दूसरी बात जो है 11 दिसंबर को दूसरी बैठक देखने को मिली, स्थायी अध्यक्ष आपके चुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। इसके अलावा संविधान की जब हम बात करें, संविधान निर्माण की बात करें, जब आपके गठन इसमें किया गया है, तो टोटल मेंबर भी आपको पता होने चाहिए। 389 मेंबर आपके इसके लिए रखे गए थे। संविधान सभा के लिए टोटल कितने मेंबर आपके जो सिलेक्ट किए गए थे, 389। ये भी आगे जो है अलग अलग भागों में डिवाइडेड है, वो मैंने आपको अलग से एक जो इंडियन पॉलिटी का आपके पास मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीडियो है उसमें डिटेल में आपके समझाया, क्योंकि यहाँ पे जो समस्या आपकी आ जाएगी अगर मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे समझाने लग जाऊँ तो उस करके जो है थोड़ी दिक्कत आपकी हो जाएगी। फिर आगे 296 और 73 ये भी आपके अलग अलग आपके डिवाइडेड थे, तो उसके लिए वो वाली वीडियो आपने देख लेना। सिर्फ मैं क्विक रिविजन यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझ आ सके। अब देखिए इसमें जो है 389 जो ये मेंबर थे, अब जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र यहाँ पे देखने को मिले, तो उसके बाद जो ये घटकर संख्या कितनी रह गई, 299। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए 299 जब यहाँ पे रह गई है, तो जब आपका संविधान बनकर तैयार हो रहा था, यानी कि आपके पास संविधान बनकर जो तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949, ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन को जो है संविधान को क्या किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट यहाँ पे किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान जो है कब जिसको अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949। हालांकि जो लागू कब से होता है, तो लागू होता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। संविधान पर जो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 मेंबर्स ने यहाँ पे इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी पता आपको होना चाहिए। इसके अलावा प्रश्न आपसे पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी के अंदर ही कि आपके पास भारतीय जो प्रस्तावना है उसका जो आधार आपके क्या था, तो भारतीय प्रस्तावना का आधार था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव आपके जो है एक प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव जो आपके पास किसने जो संविधान सभा के समक्ष रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था, 13 दिसंबर, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946। इस दिन जो उद्देश्य प्रस्ताव को आपके पास क्या किया गया, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जो कि बाद में आधार बना आपके इंडियन प्रीएम्बल का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीजें साथ साथ लेकर चलनी है। हालांकि इस प्रस्ताव को रखा उस दिन था, लेकिन ये पास कब हुआ था, तो अगर आपने ये भी डेट लिखनी है तो लिख लीजिए 22 जनवरी 1947। इस दिन ही आपके प्रस्ताव हुआ था पास, कौन सा, उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि आपकी 8% की जो प्रस्तावना है इसका आधार ये माना जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है। बाकी बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आपके मूल रूप से ये बन रहा था उस समय कितने आर्टिकल थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट शेड्यूल कौन कौन से थे, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये तो सभी को पता होगा कितनी आपके जो है 395 ये आपके पास आर्टिकल थे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पास यहाँ पे शेड्यूल की बात की जाए, शेड्यूल यानी कि अनुसूचियाँ टोटल कितनी थी, 8। इसके अलावा बात कीजिए आपके पास यहाँ पार्ट, टोटल पार्ट कितने थे उस समय, 22। 8% कितने हैं, 25। 8% शेड्यूल कितने, अनुसूचियाँ कितनी है, 12। इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कितने हैं, 465 प्लस। ठीक है, हो सकता है कि जब आप ये लेट वीडियो देखें तो यहाँ पे ये संख्या बढ़ भी जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्टिकल वाला ये आपकी अमेंडमेंट यहाँ पे चले रहते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल भी आपके बढ़ने साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप याद रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से वो डिस्कस करेंगे, और आर्टिकल के साथ आपकी जो कौन कौन सी चीज़ें आपकी डिस्कस होगी ये भी आप देख लीजिए। तो आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ, पहले तो आपको पार्ट पता होना चाहिए कि पार्ट आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो आपने देखा होगा पार्ट वन में आपसे पूछा जाता है कि पार्ट 1 में कितने से कितने तक आर्टिकल आते हैं, तो 1 से लेकर 4 तक आपके आर्टिकल पार्ट 1 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पार्ट 1 का जो विषय कई बार पूछा जाता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भी आपने याद रखना। इसके अलावा पार्ट 1 से लेकर 4 तक इंपॉर्टेंट कौन सा है,
आर्टिकल 1 एक तो संघ एक राज्य होगा, राज्य का एक अपना क्षेत्र होगा, पार्ट यानी कि आर्टिकल 1 में लिखा है। आर्टिकल 2 बोलता है कि संसद को शक्ति होगी कि राज्यों और सीमाओं में परिवर्तन या फिर कोई जो भाग है उसको जो है अंकित किया जाए भारत के अंदर, उसकी जो है स्थापना की जाए, उसका गठन किया जाए, उसको जो है उसको सीमा निर्धारण किया जाए। कोई नया भाग जो है अगर जोड़ना है तो पार्ट जो है आपके पास आर्टिकल जो 2 है, आर्टिकल 2 में ये शक्ति आपके संसद को दी गई है। लेकिन आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, ये किया जाता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। लेकिन ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दो चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा आर्टिकल आपके पास 5 से लेकर 11, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तो ये आपके पास भाग 2 के अंदर आते हैं, पार्ट 2 के अंदर ये देखने को मिलते हैं, जिसमें नागरिकता संबंधी आपके जो प्रावधान दिए गए हैं कि कितनी तरह से नागरिकता अर्जित की जा सकती है। टोटल आपके 5 विधियां हैं जो आपकी नागरिकता अर्जित की जा सकती है, और 3 विधियां ऐसी है जिससे कि आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो आपने देख लेना कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 11 तक ये देख लेना। उसके बाद आपके पास पार्ट 3 आपके पास रहता है, यानी कि भाग 3। भाग 3 में किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मौलिक अधिकार का वर्णन कहां पे देखने को मिलता है? तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। और आपके पास आर्टिकल रहेंगे 12 से लेकर 35, ये आप लिख लीजिए 12 से लेकर 35। एक बार इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं। तो यहां पे देखिए क्या है आपके पास, मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकार आपके जो किस भाग में देखने को मिलता है। तो मौलिक अधिकार कहां पे देखने को मिलते हैं? मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स से कितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। कोई भी एग्जाम दे दो, यूपीएससी तक का आप एग्जाम दे दो, चाहे पीसीएस के कोई भी एग्जाम दे दो, यहाँ पे ये प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है। एक तो आपके पास मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3, ठीक है। दूसरा जो है जब आपके मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिए गए, एडॉप्टिंग को किस देश के संविधान से किया गया? यूएसए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप इसको गलत करके आते हो क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें और आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो यूएसए से लिए गए, जब ये लिए गए थे टोटल इसमें जो कितने थे आपके पास, टोटल फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार कितने थे? टोटल 7 थे। 8% कितने हैं? 8% आपके 6 है। 8% आपके कितने हैं फंडामेंटल राइट? 6 फंडामेंटल राइट्स है। 7th आपका कौन सा था? 7th आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो कि 8% आपके क्या बना दिया गया? कानून का अधिकार, और उसको डाल दिया गया आर्टिकल 301 के अंदर। अब जो है संपत्ति का जो अधिकार ये था किसमें? संपत्ति का अधिकार था आपके पास यहाँ पे आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 इसको निरस्त कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया। यहां पे देखने को मिलता है। और कहां पे देखने को मिलता है? आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 जो आपके पास है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से लेकर 22 तक, 19 में भी आपके पास 6 तरह की स्वतंत्रता 8% है। पहले यहां पे 7 तरह की स्वतंत्रता थी, और 7 तरह की जो 7वीं जो स्वतंत्रता थी वो आपकी संपत्ति की स्वतंत्रता थी। इंपॉर्टेंट है आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी, यहां पे भी 19 में मेंशन किया गया था, लेकिन इसको भी अब निरस्त यहां से कर दिया गया। तो 19 में अगर बात की जाए तो 19 में जो 6 है इस तरह से 19A, 19B, 19C इस तरह से, तो इसमें से कौन सी सस्पेंड हुई है? 19F। ये चीज आपने याद रखें, 19F को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया, उसी के साथ जिसके साथ आपके जो 31, जब ये 31 आपका निरस्त हुआ था तो ये कब हुआ था? ये भी प्रश्न बनता है 1978 में 44th अमेंडमेंट आपके देखने को मिला। और इस अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या किया गया? इस अमेंडमेंट के अंतर्गत आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी जो आपके पास राइट दिया गया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसको निरस्त करके आपके जो क्या कर दिया गया, उसको कानून का अधिकार बना दिया गया और डाल दिया उसको आर्टिकल 301 के अंदर। कब की बात है? ये है 1978 की, और अमेंडमेंट था आपके पास 44th अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज आप थोड़ी सी याद रखेंगे। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को लगता है कि 19 यहाँ पे जो है 19 में भी आपके 19F को निरस्त किया गया और 31 को भी। अब ये दोनों क्या थी? तो दोनों ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड ही थे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अपने आप में एक जो है आपके पास फंडामेंटल राइट्स था। तो टोटल अभी कितने हैं? 6। तो 7th कौन सा था? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। किस तरह की संपत्ति की बात की गई थी आर्टिकल 31 के अंदर? कि आपकी जो पुश्तैनी जो संपत्ति है, आपके पूर्वजों से जो आपको मिलती है,
उसकी बात की गई थी आर्टिकल 31 के अंदर कि आपका जो है उसके ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार होगा। अब जो 19F की जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसको भी निरस्त किया गया था, इसके ऊपर जो कौन सी संपत्ति होती, तो यहाँ पे जो 19F है, 19F के अंदर कौन सी संपत्ति देखने को मिली, वो संपत्ति जैसे कि अगर आप 19A, B, C की अगर हम बात करें, D की बात करें, तो इसमें क्या देखते हैं आप, जो स्वतंत्रता का अधिकार का आर्टिकल 19 है, ये 6 तरह की स्वतंत्रता आपको देता है। बोलने की स्वतंत्रता, आप जो है सभा बनाने की स्वतंत्रता, इसके अलावा सभा के इकट्ठे होकर जो है निशस्त्रीकरण, मतलब कि क्या कहेंगे आप इसको, बिना शस्त्रों के इकट्ठे होने की स्वतंत्रता। अब इकट्ठे हो गए तो आप जो NGO बना सकते हैं, अपनी संगठन बना सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं, इस तरह की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या था 19F का मतलब कि आप पूरे देश भर में कहीं भी जो है रह सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, उसके मालिक आप बन सकते हैं। तो इस तरह का ये अधिकार आपके 19F के अंदर भी देखने को मिला। लेकिन आर्टिकल 31 बोलता है कि जो आपकी पूर्वजों की संपत्ति है, जो आपको विरासत में मिली है, उसके ऊपर आपका पूरा पूरा अधिकार है। और इसको देखिए मौलिक अधिकार से इसको क्यों हटाया गया, फंडामेंटल राइट्स इसको क्यों हटाया गया, क्योंकि जो है 1978 तक अगर आप देखिए तो उस समय इतने डेवलपमेंट आपकी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर समस्याएं देखिए किस तरह की आ गई थी आर्टिकल 31 को लेकर और 19F को लेकर। क्या समस्याएं थी? समस्याएं ये थी कि अगर जो है कोई वेलफेयर में कोई काम होना है, या मान लीजिए कि कोई आपके पास हॉस्पिटल आपका बनने वाला है, कोई स्कूल बनने वाला है, कोई NH आपके कहीं से निकल रहा है, अगर बीच में किसी की प्रॉपर्टी आ रही तो गवर्नमेंट को ये राइट नहीं था कि उनकी प्रॉपर्टी को वो क्या करे, अडॉप्ट कर सके और उनको उसके बदले मुआवजा दे। क्योंकि अगर कोई मालिक चाहता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी है, तो अगर उसके पास ये अधिकार है तो ये उसके बाद लेने के बाद इसके अधिकारों का हनन होगा। अगर हनन ये हो गया तो हनन करने के लिए आपको पता है कि आर्टिकल 32 में पहले से प्रावधान क्या था कि 5 तरह की रिट यहां पे जारी की जा सकती थी। तो अगर किसी के भी अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो क्या है, 5 तरह की रिट जारी करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अगर सुप्रीम कोर्ट उसने नहीं जाना है तो यही रिट आपकी जो है 226, यानी कि आपके पास उच्च न्यायालय के पास अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आप रिट जारी करवा सकते हैं अगर आपकी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ऐसे में ये वाली सिचुएशन आपकी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी कि किस तरह से डेवलपमेंट की जाए, किस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए वेलफेयर के लिए। तो ऐसे में क्या किया गया, 1978 में ये आवश्यकता महसूस की गई कि संपत्ति के अधिकार को एक कानून का अधिकार आपके माना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना। तो इस कारण जो है क्या हुआ कि अब जो है क्या किया जाता है, जब इसको निरस्त कर दिया, कानून का अधिकार बना दिया, अब देखना होगा कहीं डैम वगैरह बन रहे हैं, कहीं जो NH बन रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि गवर्नमेंट आपको मुआवजा दे देती है और उसके बाद जो है उस संपत्ति पर जो है वो अपना काम शुरू कर देती है। जो भी चाहे NH वहां से निकलना हो, चाहे वहां पे हॉस्पिटल बनना हो, चाहे एम्स वहां पे बन रहा हो, कोई भी चीज आपकी हो, तो यानी कि आपको उस संपत्ति का मुआवजा दिया जाएगा। आप उसको इनकार नहीं कर सकते देने के लिए, तो क्योंकि अब आपके पास ये राइट्स में नहीं है, आपका ये फंडामेंटल राइट्स है। अगर फंडामेंटल राइट्स होता तो आप इसके ऊपर जो स्टे ले सकते थे और इसके ऊपर जो है आपको मौलिक अधिकार के अगर आपके हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और 226 के अंतर्गत आप जो है उच्च न्यायालय में जाकर उनके खिलाफ जो है या गवर्नमेंट के खिलाफ चाहे सामूहिक रिट लेकर, चाहे व्यक्तिगत एक पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ जो आप क्या कर सकते, रिट जारी करवा सकते थे। अब देखिए आर्टिकल 32 के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत रिट कौन कौन सी है और सामूहिक रिट आपकी कौन कौन सी है। तो आर्टिकल 32 भी एक बार आपने देख लेना, वीडियो डिटेल में बनी है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। और आर्टिकल 32 को ही जो आपके पास जो क्या है, आपके पास डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है एक और प्रश्न बनता है कि आपके जो है संविधान निर्माता आपके कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा एक और, जिसे अमेंडमेंट की हम बात कर रहे थे, अमेंडमेंट से हम यहां से चले कि अमेंडमेंट आपके देखने को मिला किसके लिए? संपत्ति के अधिकार के लिए। ठीक उसी तरह एक अमेंडमेंट आपके जो है देखने को मिलता है 42। इंपॉर्टेंट है, 42 आपका जो अमेंडमेंट आपका रहा था, तो ये आपके पास कब देखने को मिला था? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में देखने को मिला। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपके कहा जाता है। तो यहां से भी प्रश्न कई बार बनते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपके जो कौन सा जो आपके संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ये आपके पास 42 अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके कहा जाता है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स में थोड़े से आगे चलते हैं। 19 की हमने बात की थी, ये चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स जो आपके पास जो है वो क्या क्या चीजें आपको देते हैं, वो आपको चाहे उसमें जो 14 से लेकर आपने आर्टिकल याद रखने हैं। 14 इंपॉर्टेंट है, कानून का अधिकार। 15 इंपॉर्टेंट है, सामाजिक
जो आपके पास अधिकार समानता का अधिकार देखने को मिलता है। 16 इंपॉर्टेंट है आपके पास अवसरों की समानता। 17 आपके पास इंपॉर्टेंट है अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का जो अंत यहाँ पे देखने को मिलता है। 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास उपाधियों का अंत है। 19 से लेकर 22 तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार बीच में दिए गए कि 19 में क्या है, 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता 8% है, पहले 7 थी। ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। मौलिक अधिकार वाली अलग सी वीडियो उसमें आप जाकर देख लेना। इसके अलावा जो हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बाद आपके पास मौलिक अधिकार किसमें थे, पार्ट 3 में। पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 में आपके पास क्या है, भाग 4 में आपके क्या देखने को मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपके है। तो इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक, 36 से लेकर 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक यहां पे देखने को मिलता है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 इसका मतलब क्या है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, जब संविधान आपका लागू हो रहा था, संविधान निर्माताओं को क्या आवश्यकता हुई कि क्योंकि उस समय जो है इतने कैपेबल नहीं थे कि हर चीज को जो है उस समय आपके लागू किया जा सके। जैसे कि आपके पास आर्टिकल जो एग्जाम्पल में देता हूं इसमें कि डीपीएसपी आपके क्या होता है। तो डीपीएसपी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके क्या थे कि ये आपका कह लीजिए कि फ्यूचर के लिए एक प्लान था कि अगर जो है कोई स्टेट आपका समझता है कि आपकी जो है कैपेबल है करने के लिए, मान लीजिए फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन है आपके पास, ये आपके जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत, डीपीएसपी के किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या बोलता है, आर्टिकल 45 बोलता है कि आपके जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी गई नहीं है, दी जाएगी आर्टिकल 45 के अंदर। लेकिन जो है आर्टिकल 45 के अंदर ये दी जाएगी। अब जो है ये पूरे देश भर में लागू नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे इसको डीपीएसपी के अंदर रखा गया कि अगर कोई भी स्टेट लगता है, किसी भी स्टेट को लगता है कि फाइनेंशियली कोई स्टेट स्ट्रांग हो गया है, किसी भी स्टेट को लगता है कि हाँ जो है हम जो है 6 से लेकर 14 ईयर के बच्चों को जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे सकते हैं, तो राज्य अपने हिसाब से इसमें प्रावधान कर सकता था और इसको जो है आपके जो है वहाँ के जो स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट के जो है बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर सकता था। अब जो है पहले ये प्रावधान था जब ये आपके संविधान बना, लेकिन जो है एक अमेंडमेंट देखने को मिलता है 86वां संविधान संशोधन आपके देखने को मिलता है 2002 में। और इस अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या किया गया, इस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है 45 को व्यवहारिक रूप दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया आपके एक मौलिक अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मौलिक अधिकार है उसको आर्टिकल 21A यहाँ पे प्रभावी आपका होता है। वो किसको, जो आर्टिकल 20 है ना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ये व्यवहारिक रूप है 45 का ही, 45 को ही व्यवहारिक रूप दिया गया और इसको मौलिक अधिकार में अंकित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपकी दी जाएगी। इस तरह का फैक्ट। दूसरा आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन आपके पास है किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, तो आर्टिकल 21A। अगर डीपीएसपी पूछा जाएगा फिर 45 का ये व्यवहारिक रूप है। और इसी तरह डीपीएसपी की हम बात करते हैं, उसमें जो एक आर्टिकल था आपके पास आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों की बात करता है। तो ग्राम पंचायतों की बात करता है, ये गांधीवादी सिद्धांत था। गांधी जी का मानना था कि पंचायत लेवल पर पहले विकास किया जाना चाहिए, शहरों के लिए अपने आप विकास हो जाएगा। तो आर्टिकल 40 पहले ये ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया था। जब भारतीय संविधान आपका बन रहा था उस समय ये गठन नहीं किया गया था कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। सिर्फ एक प्रावधान किया गया है कि जब जो राज्य को लगेगा कि आपके ग्राम पंचायतों यानी कि शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है वो आपके करना जो जरूरी है, अगर किसी स्टेट को लगता है, किसी एक गवर्नमेंट को लगता है, तो वो प्रावधान करके अपने जो विधानसभा में, विधान परिषद में वहां पे प्रस्ताव पास करके जो इसको व्यवहारिक रूप दे सकती हैं। तो ऐसा ही आपके क्या देखने को मिला, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 की अगर बात करें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाती है, इसको व्यवहारिक रूप जो कब देखने को मिला, 1992 में इसको व्यवहारिक रूप देखने को मिला। और 1992 में आपके पास एक अमेंडमेंट देखने को मिला, कौन सा था, 73rd अमेंडमेंट जो आपके पास हुआ, कब हुआ, 1992 में। और ये किसका व्यवहारिक रूप था, आर्टिकल 40 का। आर्टिकल 40 क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और इस आर्टिकल 40 को व्यवहारिक रूप देने के लिए 1992 में 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत पंचायती राज जो आपके पूरे देश भर में इसको संवैधानिक तौर पर इसको जो है दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जो है संविधान का आपके जो है पार्ट बनाया गया और अब ये पूरे देश भर के लिए आपके लिए लागू किया गया। पहले ये पूरे देश भर के लिए नहीं था, पहले जब स्टेट को लगेगा कि हाँ वो कर सकते हैं। तो इसी तरह आर्टिकल 40 को जो सबसे पहले आपके अपनाया था किसने, 1955 को अगर आपको याद हो तो राजस्थान के नागौर में जो है सबसे पहले पंचायती राज आपके शुरू हुआ था। तो ये इसी को व्यवहारिक रूप दिया गया था आर्टिकल 40 को। लेकिन जो 1992 में इसको जो है सभी के लिए कर दिया गया, पूरे स्टेट के लिए इसको कर दिया गया, जितने भी आपके पास टोटल इंडिया के अंदर स्टेट्स है। बाकी उसको मानने
मानना ना मानना वहाँ की पर्टिकुलर स्टेट का ये है, पर इसको संविधान का जो भाग बनाया गया, संवैधानिक जो इसको दर्जा दिया गया, वो 73rd अमेंडमेंट के अंदर 1992 में इसको जो है व्यवहारिक रूप दिया गया पंचायती राज को। अब पंचायती राज को जो ये दिया गया तो इसको जो है एक अनुसूची में भी डाल दिया। तो पंचायती राज से संबंधित जो कौन सी अनुसूची है, 11th, इंपॉर्टेंट है। 11th जो शेड्यूल है किससे संबंधित है, पंचायती राज से। उसी तरह जो 12 की हम बात करते हैं, 12 किससे संबंधित है, 12 नगर पालिका से। 73rd अमेंडमेंट था आपकी पंचायतों से और 74th किससे था, नगर पालिकाओं से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीजें आपने याद रखनी। अब किस भाग में इसको अंकित किया गया, 73rd के बाद जो अमेंडमेंट हुआ पंचायती राज, किस भाग में इसको डाला गया, भाग 9। भाग 9 आपके बना दिया गया, पार्ट 9 इसको बना दिया गया। पार्ट 9 में इसकी बात की गई है और 9A में बात की गई है नगर पालिकाओं की। दोनों आपकी जो बैक टू बैक चीजें थी, ये चीजें आपने याद रखनी। 73rd भी आपके 1992 में हुआ और 74th अमेंडमेंट भी 1992 में, हालांकि प्रभावी है 1993 से रहे थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखनी। भाग 9, भाग 9A पंचायती राज कहाँ पे, भाग 9 के अंदर, और नगर पालिका किसमें, भाग 9A के अंदर। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपके पास 73rd अमेंडमेंट किससे संबंधित था, पंचायती राज से, और 74th आपके नगर पालिका से। 11th शेड्यूल किससे संबंधित है, पंचायतों से, और 12 किससे संबंधित है, आपके नगर पालिकाओं से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो है पंचायतों में कितने विषय आपके अंकित किए गए, 29 सब्जेक्ट यहाँ पे अंकित किए गए हैं, और 18 विषय आपको दिखने को कहाँ मिलेंगे, नगर पालिकाओं के अंदर। तो 18 विषय नगर पालिका के पास है और 29 आपके जो है विषय पंचायतों के पास दिए गए हैं। ये कुछ एक चीजें इस तरह से आप जो याद कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बेहतर रहेगा आपके लिए लर्न करने के लिए। तो इस तरह की चीजें हुई। तो हमने कहाँ तक देख लिया, भाग 4 तक हमने देख लिया। अब देखेंगे हम, देखिए भाग 9 हमने यहाँ पे ऐसे ही डिस्कस कर दिया चलते फिरते। तो इस तरह से आपके टोटल कितने भाग है, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए। 25 भाग आपके टोटल है, तो 25 के 25 तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और इंपॉर्टेंट अब कौन सा हो जाता है, अच्छा एक और बात है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए, यूएसए से। तो डीपीएसपी की बात कर दी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के निर्देशों के साथ ये किस देश से लिए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ये चीज आप थोड़ी सी याद रखेंगे। इसके अलावा भाग आपके पास 4 हमने कर लिया है, भाग 4A या फिर भाग 4K। भाग 4K किस संबंधित है, तो यह फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कर्तव्य से आपकी ये संबंधित है। तो भारतीय संविधान में जो है कर्तव्य की बात की गई है, यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई। जिस तरह से डीपीएसपी आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार आपके जो है अमेरिका से लिए गए हैं। कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो कर्तव्य आपके लिए गए हैं यूएसएसआर। तो यह आपका 8% जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उत्तराधिकारी जो है यूएसएसआर का, तो ये कौन सा है आपके पास, रूस। तो 8% का रूस है, और उस समय का पूर्व सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर के नाम से जानते थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखनी है। जब इसको अंकित किया गया था मौलिक अधिकार को, तो टोटल इसमें कितने थे, माफ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितने थी, टोटल 10 थी आपके पास। 8% कितनी है, तो 8% आपकी 11 है। तो ये भी छोटे छोटे तथ्य आपको पता होने चाहिए कि मूल रूप से जब इसको आपके मौलिक कर्तव्यों को अंकित किया गया भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर, 4K के अंदर, और कब इसको किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1976 में जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बहुत सी चीजें आपके देखने को मिली थी, जिसमें से आपके ये भी अंकित किए गए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात की जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आपके देखने को मिले। कुछ चीजें अपनाई गई, कुछ चीजें यहाँ से जो है अलग की गई, जैसे कुछ चीजें यहाँ पे बदल दी गई। और बदली क्या क्या चीज थी, जैसे कि आपके पास पहले जो शिक्षा की अगर हम बात करें, एजुकेशन जो है, एजुकेशन पहले जो राज्य सूची का विषय हुआ करता था, जो कि आपके पास 7वीं अनुसूची के अंदर आपके देखने को मिलता है। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लर्न कर लीजिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनके कुछ एक विषय दिए हैं, अलग अलग विषय दिए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इतना डिटेल में बताने का भी समय नहीं है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले जो शिक्षा तो किसका विषय था, 1976 से पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था आपके पास शिक्षा। लेकिन 8% जो है, यानी कि 1976 के बाद जो है 5 विषय जो है राज्य सूची से उठाकर, ये 5 आइटम्स आपके राज्य सूची से उठाकर कहाँ डाल दी गई, समवर्ती सूची में। तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 8% जो शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची, यानी कि कॉन्क्रीट लिस्ट। राज्य सूची आपके पास स्टेट लिस्ट, संघ सूची, यूनियन लिस्ट। 3 तरह की ये लिस्ट आपकी रहेंगी, यूनियन लिस्ट, आपकी स्टेट लिस्ट, और इसके अलावा आपके पास समवर्ती सूची। तो ये आपके थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो 8% शिक्षा किसका विषय है, समवर्ती सूची का। इसके साथ कितने और विषय आपके थे, तो टोटल ये 5 विषय थे शिक्षा को मिलाकर, जो कि आपके राज्य सूची से 1976 के अंदर समवर्ती सूची में ये डाल दिए गए। तो इस तरह से चीजों को आप याद करिएगा। तो पहले आपके भाग 4K की हम बात करते हैं। तो इसमें जो क्या है, आपके पास मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए
फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी जोड़ेगी। रशिया से इसको जो अडॉप्ट किया गया 1976 में, और इसमें मूल रूप से कितनी थी, तो टोटल ये 10 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी। बाद में एक और इसमें जोड़ दिया गया, तो 8% ये कितनी है, 8% ये आपकी 11 है। इतना आई होप मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अभी जो है भाग, तो चलो ठीक है, इतने हमने कर दिए जितने इंपॉर्टेंट थे। बाकी आपने एक बार और देख लेना यहाँ से आगे कि आपके पास आर्टिकल जो है, आर्टिकल ही चलो देख लेते हैं कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि जो है आर्टिकल से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आर्टिकल से बहुत से प्रश्न बनते हैं। इंडियन पॉलिटी में मैक्सिमम आर्टिकल से ही आपके प्रश्न देखने को बनते हैं। देखिए कितने कितने आर्टिकल हमने जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग के 2-3 आपको बता दिए थे, उसके बाद 12 के बाद 19 हमने डिस्कस कर लिया था, 21 मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो आपके पास आर्टिकल 32 भी मैंने आपको बता दिया कि 5 तरह की रिट वहाँ पे देखने को मिलती है। 31 बता दिया कि निरस्त आपके देखने को मिला। आर्टिकल 40 हमने बात कर ली, ग्राम पंचायत गठन से किया गया। आर्टिकल 45 हमने बात कर ली, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसके अलावा आर्टिकल 51 आपने जो है ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। एक और प्रश्न बनता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने वाला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो आर्टिकल 50 किसका भाग है, भाग 4 का, इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के नीति स्थान का ये एक जो आर्टिकल है, आर्टिकल 50, जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 51 हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की बात करता है। इसके अलावा अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना 61, आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो चलाया जाता है वो इसके अकॉर्डिंग आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा आर्टिकल 72 भी आपके पास राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 72 इसमें क्या है, आपके पास राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई, क्षमादान की जो शक्ति है वो आपके पास आर्टिकल 72 का यूज करके जो है राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। इसके पास आपके पास देखने को मिलता है आर्टिकल 80, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 79 देख लेते पहले, आर्टिकल 79, 80, 81 तीन चीजें हैं। इसी तरह आपके पास 168, 169, 170 ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक बार इसको मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आर्टिकल 160, 169 और 170। अभी इस पर बात करते हैं। आर्टिकल ये 3 आपके रहेंगे इस साइड के और 3 रहेंगे इस साइड के। अब देखिए आर्टिकल 79 में क्या वर्णन है, संसद यानी कि पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 आप देख लीजिए, और यहां पे अगर आर्टिकल 168 की बात की जाए तो यहां पे क्या है आपके पास, विधानमंडल, राइट। संसद यानी कि पार्लियामेंट, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। और संसद की अगर हम बात करें तो संसद के कितने अंग है, 3 अंग है। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति। उसी तरह विधानमंडल के भी 3 अंग है। कौन कौन से, विधान परिषद, विधानसभा और आपके पास क्या देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है आपके पास ये, अच्छा ये विधानमंडल आर्टिकल ये वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद विधान परिषद, और इसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगी विधानसभा। उसी तरह आर्टिकल 80 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 80 क्या बोलता है, राज्यसभा। आर्टिकल 81 क्या बोलता है, आपके लोकसभा। अब अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि आर्टिकल 81 किससे संबंधित है, आर्टिकल 81 किससे संबंधित है, लोकसभा से। आर्टिकल 80 किससे संबंधित है, राज्यसभा से। आर्टिकल 169 किससे संबंधित है, विधान परिषद से। और आर्टिकल 70 किससे संबंधित है, आपके पास विधानसभा से। दोनों चीजें आपने याद रखनी। तो ये देखिए, इसको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से प्रश्न आपके कैसे बनते हैं। प्रश्न जो है पार्लियामेंट से जो बनते हैं वही प्रश्न आपके विधानमंडल से भी बनते हैं। अगर आपने एक चीज समझ ली, मान लीजिए कि इस साइड का आपने ये समझ लिया सेंटर वाला, तो आपको ये समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, किस तरह से, जिस तरह से संसद है उसी तरह से विधानमंडल है। विधानमंडल के भी 2 सदन है, संसद के भी 2 सदन, राइट। अपर सदन और आपके लोअर। अब लोअर की बात की जाए तो देख लीजिए 81 यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने, हालांकि ये अगर सीरियल नंबर में देखें तो 81 बड़ा होता है 80 से, तो ये समझ लेना कि ये निम्न सदन है दोनों का। 70 निम्न सदन है, ऊपर वाला आपकी जो है अपर हाउस है। निम्न सदन है लेकिन अधिक शक्तिशाली है अपर हाउस से, ये भी चीज आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी। अब 81 की अगर हम बात करें, 81 में क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न बनते कि अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या, ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है आपके पास, जो निर्वाचित आपके किए जाते हैं 238, इंपॉर्टेंट है। 12 इसमें कौन से होते हैं, 12 मेंबर इसमें होते हैं जो कि आपके पास नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसी तरह यहाँ पे 81 में जो आपके पास क्या है, 81 में आपके पास है लोकसभा। लोकसभा में भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ पूछे जाते हैं कि कितने आपके पास है, तो इसमें अधिकतम जो सदस्यों की संख्या रहेगी 545, जिसमें से 545 की अगर हम बात करें, 545 में से आपके पास 2 कौन से होते हैं, नॉमिनेट। और
543 की अगर बात करें तो 543 कौन से है, तो ये आपके पास आपके पास कौन से इलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट याद रखना। 238 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेट। 543 आपके पास इलेक्टेड और आपके पास इसमें 2 कौन से रहेंगे, नॉमिनेट। नॉमिनेट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, चाहे यहाँ की बात की जाए चाहे यहाँ। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो आपके किए जाएंगे ये एंग्लो इंडियन जाति के आपके होंगे, ठीक है। लोकसभा में जो आपके 2 नॉमिनेट जो राष्ट्रपति करता है तो किस जाति के होंगे, एंग्लो इंडियन समुदाय या कम्युनिटी के आपके ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेंबर्स आपसे पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि इसमें पूछा जाता है कि आपके पास ये वाला है आपके पास, माफ कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या पूछी जाती है, दूसरी बात ये पूछी जाती है कि इसके जो सदस्य हैं, अगर आपने जो है राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु आपके लिए कितनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए आपके लिए, 30, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितनी चाहिए, 25, तो कम से कम 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, और यहाँ पे 30 ईयर कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। उसी तरह इधर चल दिए, अगर आपको जो विधान परिषद का सदस्य बनना है तो कितनी आपके लिए आयु चाहिए, मिनिमम 30 ईयर। सेम है बिल्कुल इसके पहले, जिस तरह से आपके राज्यसभा है उसी तरह आपके राज्य में विधान परिषद है, जिस तरह से आपके पास सेंटर में लोकसभा है उसी तरह आपके पास जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है विधानसभा। तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 25 ईयर आपके लिए लोकसभा में आयु चाहिए, तो यहाँ पे विधानसभा में भी कितनी है मिनिमम एज, तो यहाँ पे भी 30 ईयर, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रधानमंत्री की जो है न्यूनतम आयु कितनी होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर तो आपके पास यहाँ पे लोकसभा का है तो 25 ईयर रहेगी। अगर जो है प्रधानमंत्री आपकी जो राज्यसभा से जाएगा इलेक्ट होकर, तो आपकी मिनिमम एज आपकी प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी रहेगी, 30 ईयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा से बने, कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसे भी कई बार आपके मोमेंट देखने को मिले हैं कि जहां पे आपके राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो ये आपकी रहेगी 30 ईयर, इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद का सेम है, विधान परिषद के सदस्यों की जो है संख्या आपसे कई बार पूछी जाती है, तो आपके पास अधिकतम कितनी हो सकती है, तो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा पर डिपेंड करेगी, जो कि 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम अगर आप देखें तो मिनिमम आपके यहाँ पे जो 40 है, तो कम से कम विधान परिषद में आपके 40 आपके मेंबर होने चाहिए। अब आपको लगेगा कि हिमाचल प्रदेश से अगर आप देख रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है विधान परिषद है नहीं, तो विधान परिषद कितने स्टेट में 8% है, तो टोटल 6 में लिखना होगा तो लिख लेना। टोटल 6 स्टेट में अभी तक विधान परिषद आपके काम कर रही है, और बाकी में आपकी कौन सी है, सिर्फ आपकी विधानसभा। विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा भी आपके पास ऐसी है। विधानसभा में मैक्सिमम आपके जो है कितनी सदस्यों की संख्या हो सकती है, 500, और मिनिमम कितनी हो सकती है, 60। तो कम से कम 60 आपके सदस्य चाहिए विधानसभा में आपके जो है। कैसे ये निर्धारण होता है इनका, चाहे विधानसभा के सदस्यों की बात की जाए, चाहे राज्यसभा लोकसभा की बात की जाए, चाहे विधान परिषद और विधानसभा की बात की जाए, इन दोनों में जो सदस्य जो आपके हैं, जो मेंबर्स इनके होते हैं, इसका निर्धारण जो है एक आपके अमेंडमेंट देखने को मिला था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 84th अमेंडमेंट था 2001, राइट। 2001 में एक अमेंडमेंट देखने को मिला, कौन सा था, 84th अमेंडमेंट था, और उस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है 2026 यानी कि 2026 तक, चाहे आपके पास राज्यसभा लोकसभा हो, चाहे आपके पास विधान परिषद विधानसभा हो, इन दोनों के जो सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 2026 तक एज इट इज ऐसी ही रहेगी, जो कि किस आधार पर की गई थी, जनसंख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया गया था। 2026 तक ये आपकी परिवर्तित नहीं होने वाली, तो इसको रट लीजिए आप, 2026 तक एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए तो आपको समस्या नहीं होगी, राइट। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। यहाँ पे कैसे प्रश्न बनेंगे, एक तो सदस्यों की संख्या इनसे पूछी जा सकती है, इसमें आपके पार्लियामेंट से और विधानमंडल से। दूसरा, इनमें मेंबर आपके पूछे जा सकते हैं कि किस सदन में कितने मेंबर हैं। तीसरे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तीसरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि इनकी मिनिमम जो है कितनी है और मैक्सिमम यहाँ पे कितनी है सदस्यों की संख्या। इसके अलावा जो प्रश्न क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं कि कौन सा आपके पास सदन का जो है निम्न सदन है, तो निम्न आपकी कौन सा रहेगा, लोकसभा, लेकिन अधिक शक्तिशाली है। और धन विधेयक कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है। और किस जो है सभा का सभापति या किस हाउस का सभापति जो है उसका मेंबर नहीं होता, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति आपके ये होते हैं, तो वो उस सदन का सदस्य नहीं होता। ये आपने याद रखना। इसके अलावा जो इनसे कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा में कई बार जो है किसी बिल को लेकर विवाद आपके हो जाता है, और राष्ट्रपति को लगता है कि उसके ऊपर जो है
उस समय के हिसाब से या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे कानून उसको लागू करना जरूरी है। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे में राष्ट्रपति क्या है, एक ज्वाइंट सेशन आपका बुला सकता है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 108 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आपने याद रखना है। तो ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी याद रखेंगे। अब देखिए बुलाता तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन जो है इसको बुलाने के क्या होता है, तो राज्यसभा जो लोकसभा दोनों एक साथ आपकी बैठ जाती है सदन में और किसी भी एक जो है विधेयक को, किसी को एक प्रस्ताव को, जो किसी को बिल को पास कर देती है। अब पास करने के लिए भी आपके दो तरह से पास किया जाता है, एक 1/3 और एक आपके पास 2/3। एक 1/3 आपका रहेगा और एक आपके पास 2/3 रहेगा। 1/3 आता है साधारण बहुमत की, अगर जरूरत पड़े तो 1/3 मेजोरिटी आपको चाहिए किसी बिल को पास करने के लिए। अगर विशेष बहुमत चाहिए तो आपके पास इसमें कौन सा चाहिए, 2/3। और जो ज्वाइंट सेशन होता है वो हमेशा साधारण बहुमत के लिए आपके किया जाता है। विशेष बहुमत के लिए कभी भी जो साधारण माफ की जगह ज्वाइंट सेशन आपका नहीं बुलाया जाता है, जो कि कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और इस सदन की जो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको लग सकता है कि राज्यसभा का जो है स्पीकर है उपराष्ट्रपति होता है, तो ज्वाइंट सेशन आपके उपराष्ट्रपति आपकी करेगा या फिर राष्ट्रपति करेगा इसकी जो अध्यक्षता, लेकिन नहीं, इसकी जो अध्यक्षता कौन करेगा, वो करेगा आपके पास लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा यानी कि लोगों की जो है, जो आपकी जनता का जो है हाउस भी इसको कहा जाता है, तो जनता का जो है लोगों की सभा इसको कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 108 तक हमने कर लिया है। आर्टिकल 80, 81 हमने देख लिया है। आर्टिकल 169, 68 माफ कीजिएगा 168, 69 और आपके पास 70 हमने देख लिया है। आर्टिकल 108 हमने देख लिया है। इसके बाद हमने जो है, मैंने एक और बात कही कि आपके पास जो धन विधेयक है वो हमेशा आपके कहाँ पे जाएगा, हमेशा आपके पास लोकसभा में। धन विधेयक आर्टिकल 110 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 112 में बजट संबंधी आपको प्रावधान देखने को मिलेगा। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 वित्त आयोग। इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक 110, बजट संबंधी 112 में प्रावधान, वित्त विधेयक आपके पास देखने को मिलेगा आर्टिकल 117 के अंदर, और 280 जो है आर्टिकल 280 के अंदर वित्त आयोग। ये चारों आर्टिकल आपको सेम लग सकते हैं और जब ये प्रश्न इनसे बनते हैं तो सभी ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में कंफ्यूज आप हो सकते हो, तो ध्यान से इसको सुन लेना और देख लेना। तो ये आपने इतना कर लिया। इसके अलावा जो आपके पास आर्टिकल कौन सा बचा, आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट बचता है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 ये क्या है, ये आपके पास राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की एक शक्ति आपको देखने को मिलती है। तो ये कौन, किस समय, जब आपके संसद में विश्रांति काल चला हो, कोई सत्र आपका नहीं चल रहा हो। अब देखिए सत्र से प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि सत्र कौन कौन से होते हैं। एक होता है मानसून सत्र, ठीक है, एक होता है बजट सत्र, और तीसरा कौन सा होता है, विंटर। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपके रहेंगे विंटर सेशन। तो ये तीन आपके सत्र यहां पे देखने को मिलते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब कोई भी सत्र आपका नहीं चल रहा हो, उस समय अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई प्रावधान है तत्काल वो लागू करना है, किसी कानून को लागू करना है, तो एक अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, और उसको जो है वहां पे तत्काल वो लागू कर देता है। और इसी तरह का प्रावधान जिस तरह से राष्ट्रपति का आपका रहता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल के पास एक रहता है, तो वो रहता आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 में भी अगर जो विधानमंडल विश्रांति काल में है, नहीं चल रहा है, तो उस समय राज्यपाल के पास भी जो है इस तरह के अध्यादेश को एक जारी करने की शक्ति आपके देखने को मिलती है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। अब देखिए हमने राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो इनके चुनाव संबंधी एज कई बार पूछ ली जाती है। राष्ट्रपति के लिए जो कितनी मिनिमम आयु होनी चाहिए, अगर आपने राष्ट्रपति बनना है 35 ईयर, राज्यपाल के लिए भी 35 ईयर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उपराष्ट्रपति की जब हमने बात की तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी आपके पास 35 ईयर ही आपकी मिनिमम एज रहनी चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बेशक वो जो है आपके पास राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, तो लेकिन उसका वो मेंबर नहीं होता। अगर उसका मेंबर होता तो उसके लिए एज कितनी होनी थी, 30 ईयर, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 30 ईयर। इंपॉर्टेंट आपने याद रखना। उसी तरह जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज आपकी 25 रहेगी अगर वो लोकसभा से है, तो सेम उसी तरह सीएम की अगर हम बात करें, जो मुख्यमंत्री आपके रहते हैं राज्य के अंदर, उनके लिए जो मिनिमम एज कितनी रहेगी, 25। अगर आपने सीएम बनना है, मुख्यमंत्री बनना है किसी राज्य का, तो अगर आप 25 वर्ष के हो चुके हैं तो आप जो है चुनाव में जाकर आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो 25 ईयर। एक चीज आपने याद रखनी है, जो पंचायतों की हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 40 की जो हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 40 में आपके क्या देखने को मिलता है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की बात करता है। तो ग्राम पंचायत का सदस्य आपको बनने के लिए, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी आपकी रखी गई है, 21 ईयर। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए।
राइट। इतनी चीज़ें आपको मैंने बता दी, आई होप जो बहुत है। और इसके अलावा जो है कुछ एक और आर्टिकल मैंने भी आपको डिस्कस कर दी है, जैसे कि आपके पास 123 मैंने कहा, तो 123 जिस तरह से आपके पास राष्ट्रपति के पास शक्ति है, उसी तरह से जो राज्यपाल के पास शक्ति है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। उसी तरह जो 32 भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि 32 में आपके पास जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रिट जारी कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, तो उसी तरह की शक्ति आपके पास उच्च न्यायालय के पास भी आर्टिकल 226 के अंतर्गत ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो आपके पास आर्टिकल जो बचते हैं, कौन से बचते हैं, आर्टिकल 226 की हमने बात की, तो इसी तरह से आपके पास आर्टिकल 324 से लेकर 329 ये आर्टिकल आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात है कि इलेक्शन से संबंधित आपके आर्टिकल कौन से हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित आपके अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णन देखने को मिलती है, 324 से लेकर 329 ए तक। पहली बात। दूसरी बात जो है, इसका गठन आपसे कई बार पूछा जाता है, तो आपने याद रखना कि आपके पास वोटर डे जो मनाया जाता है, इसके बारे में जो एक अलग से मैंने वीडियो डाली है, उसमें आप जाकर देख लेना। तो जो आपके पास वोटर डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वोटर डे, ये वाटर नहीं मैं बोल रहा, वोटर यानी कि मतदाता जो दिवस आपके मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो 25 जनवरी को आपके देखने को मिलता है। 25 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 को आपके पास इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे गठन देखने को मिलता है, जिसमें एक आपके पास मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आपके उप चुनाव आयुक्त यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए चाहे चुनाव आयुक्त की बात की जाए, इनका जो कार्यकाल रहता है कितने वर्ष रहता है, 6 ईयर। बस जो आपके पास मुख्य चुनाव आयुक्त है वो आपके 65 में आपके रिटायर होगा, जो आपके 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो आपके 62 एज में आपके वो रिटायर होते हैं। तो इस तरह के ये थोड़े थोड़े फैक्ट आपने याद करके चलना है। और आर्टिकल आपके कौन कौन से बच गए, आर्टिकल हमने 300 ए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। 280 मैंने आपको बता दिया वित्त आयोग साथ साथ। इसके अलावा जो आपके पास इमरजेंसी से रिलेटेड आपके आर्टिकल बचते हैं, और इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से कुछ एक प्रावधान लिए गए इमरजेंसी संबंधित, यानी कि आपके पास आपातकाल से संबंधित, तो आपके पास देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट जर्मनी से आपके देखने को मिलते हैं आर्टिकल 352, 356, 360। ये 3 तरह के आपके पास राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अब जो है आपका क्या होमवर्क है, होमवर्क है कि ये आर्टिकल आपके जो किस किस से रिलेटेड है, 352 किससे है, 356 किससे, 360 किससे है। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसको जो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आर्टिकल 32 किससे हैं, 56 किससे हैं, 360 किससे हैं। क्लास आपकी काफ़ी लंबी होने वाली थी, मैंने अनुच्छेद अभी आपको करवाए नहीं थे थोड़े से ढंग से, तो उसको और ज़्यादा इसको डिटेल में मैंने करवाने की सोची थी, लेकिन जो है मेरे पास समय इतना ही था। तो फिलहाल अभी जो है क्लास का समय हो चुका है, जो कि ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही है। तो ऐसे में जो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंडियन पॉलिटी का मैंने अपनी ओर से कोशिश की कि जितना जो है आपको 8-10 दिन लग जाते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ने में, तो मैंने एक रिवीजन के तौर पे आपको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बता दिया। बाकी इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, अगर आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप सभी से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।